हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं या उसके महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं उनसे भी प्रावधानों को देखेंगे। और ये जो नोट्स है सिविल कैंपस के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा नोट्स है। इसके एक एक लाइन से कहीं ना कहीं एक एक प्रश्न मतलब पिछले एग्जामों में पूछा है और आगामी एग्जामों में पूछने की प्रबल संभावना है। मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही से बन जाएंगे, जो भी आर्टिकल होगा या उसके प्रावधान होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए इस यहीं से एक मौलिक अधिकार शुरू में ही पहले पूछ देता है कि मौलिक अधिकार जो है किस आर्टिकल मतलब कौन से भाग में है। तो ये देखें तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है हम लोग का वो भाग 3 में है। और आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, कहाँ से 12 से लेके 35 तक है ये, ठीक है। और तो देखते हैं इसके एक एक प्रावधान क्या है मौलिक अधिकार से संबंधित। इसके कुछ थोड़ा पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मौलिक अधिकारों से, वो उसको देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछता है नेहरू रिपोर्ट, तो एक प्रश्न यही पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था भाई, तो ये 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। और एक प्रश्न पूछता है क्या नेहरू रिपोर्ट, स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है कि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो ये बात सही है कि मौलिक अधिकारों को समावेशन की वकालत की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद देता है कराची सत्र। एक तो पूछता है कराची सत्र हुआ कब था, तो 1931 में। और कराची सत्र का जो अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे उस समय कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव को अपनाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। और मौलिक अधिकारों पर ही नेहरू जी का मत है कि मौलिक अधिकार संविधान में अस्थायी होने चाहिए। और राधा कृष्णन जी का, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, लगातार 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। और इनका मानना है कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा, सभ्य जगत के साथ एक क्या है, संधि है। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे दे देता है, पूछ देता है किसने ये कहा है, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं। आगे का रहा स्वभाव या दायरा, मतलब मौलिक अधिकारों का स्वभाव क्या है और इसके जो कुछ लिमिटेशन है वो क्या है। तो इसमें पहला है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित अर्थात जस्टिसेबल है, अर्थात इसके न्यायालयों में परिवर्तन हो गए। कहने का मतलब किसी न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। और दूसरा ये देखिए कह रहा है कि केवल नागरिक ही कुछ अधिकारों का दावा कर सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। सभी से आगे हम लोग इन सभी आर्टिकलों को देखेंगे, लेकिन ये जो ऊपर कह रहा है ना, केवल नागरिक ही कुछ अधिकारों का दावा कर सकते हैं। देखिए जो भी एक तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, एक तो नागरिकों को भी दिए गए हैं और विदेशी जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उन लोगों को भी मौलिक अधिकारों का मतलब कुछ अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें 15, 16, 19, 29 जो है ये विदेशियों को नहीं है, ये केवल यहाँ के जो मूल नागरिक हैं उन्हीं को दिया गया है। जैसा कि 15 में बात कहा गया है कि कोई भी मतलब राज्य, धर्म या स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं करेगा। 16 में जैसे लोक नियोजन में समानता, जैसे कि सरकारी नौकरियों में समानता। 19 आप लोग सभी लोग पता हो कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 29 और 30 सभी को पता होगा कि ये है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो खैर इसी में आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो ये कह रहा है ना कि मौलिक अधिकारों के रक्षक, तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों को संरक्षक के रूप में किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और भारत में अंग्रेज नागरिक व्यवसाय व्यापार का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का दावा नहीं कर सकते। ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो आर्टिकल 19 है केवल यहाँ के नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं। तो उसी के अंतर्गत अंग्रेज नागरिक जो है व्यवसाय व्यापार का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। और व्यापार व्यवसाय का अधिकार चूँकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है, 19(1) के अंतर्गत, तो ये कोई विदेशी इसका दावा नहीं कर सकता है। और दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी अधिकतर भाग 3 में नहीं थे। तो मौलिक अधिकार जो मिलता है ना, ये हमें राज्य के विरुद्ध ही मिलता है, मतलब राज्य के विरुद्ध एक तरह से दिया जाता है मौलिक अधिकार। तो ये कह रहा है कि राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी है। अगला है कानून का शासन। तो सबके लिए कानून का शासन मतलब सबके लिए एक नियम और सबके लिए एक न्यायपालिका हो। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित है। हालांकि मौलिक अधिकार पे संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन ये इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या इसका स्वरूप है, ये यहाँ भारत के लोगों के ही अनुकूलित किया गया है।
अगला कार्य कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 352 जैसा कि दे रहा है कि 352 के अंतर्गत और जो कोई आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि 20 व 21 को निलंबित, मतलब 20 व 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये 44वें संशोधन के बाद निलंबित नहीं, मतलब इसके ये प्रावधान किया गया। यहीं पे 2 आर्टिकल और होता है, 358, कौन सा 358 और 359, मैं बोल दे रहा हूँ 358 और 359। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि हर आर्टिकल मतलब इसी से ये मौलिक अधिकार के जो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार से संबंधित मतलब निरस्त किया जाता है मौलिक अधिकार, इन्हीं से संबंधित है। तो मैं बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो मूल बातें हैं वो थोड़ा कम ख़त्म, मतलब बहुत वो जो ज़रूरी बातें वो नहीं हो पाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा 358 और 359। अगला कर है राष्ट्रगान का मामला। तो देखिए राष्ट्रगान का मामला सर मौलिक अधिकारों में देखें तो बिजोज इमैनुअल बनाम केरला, नागरिकों को अनिच्छा के कारण राष्ट्रगान गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप राष्ट्रगान गाइए ही, और ये अनुच्छेद 19 व 25 के अंतर्गत है। अधिकार बनाम कर्तव्य। तो अधिकार बनाम कर्तव्यों में ये कहा गया है कि कर्तव्यों के बिना अधिकार ऐसे हैं जैसे छाया के बिना पुरुष। तो और जो धूप निकला हो और जो छाया, मतलब पुरुष छाया बन रही हो तो पुरुष तो होगा ही, तो लेकिन छाया ही नहीं तो पुरुष कहाँ से होगा। तो किसी का कहने का मतलब ये है कि कर्तव्यों के बिना अधिकार ऐसे हैं जैसे छाया के बिना पुरुष। और ये कथन किसका है तो अर्नस्ट बार्कर का है, और सीधे सीधे कथन पूछ लेता है कि ये कथन किसका है। आगे दे रहा है कि अधिकार नागरिकों के द्वारा राज्य के विरुद्ध दावे हैं। शुरू में दिया गया कि अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं। और 6 मौलिक अधिकार, शुरू में 7 थे। आप सभी लोग को पता है कि जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कौन, तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मतलब निकाल दिया गया था, और उसे मतलब मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। इसलिए वो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है। ऊपर हम लोग देखें कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक था, तो ये 12 से लेकर 35 तक था। कहाँ से 12 से लेकर 35 तक, लेकिन इसमें दे दिया सीधे अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो हम लोग 12 और 13 थोड़ा बहुत बता देते हैं, आप लोग उसको ध्यान लीजिए। क्योंकि मौलिक अधिकार क्या ना, देखिए लाइन दिया है ना, ये अधिकार जो है नागरिकों के, ये मौलिक अधिकार जो है ये दिखा रहा है कि ये मौलिक अधिकार नागरिकों के द्वारा राज्य के विरुद्ध दावे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये डिफाइन करना पड़ेगा कि राज्य क्या होते हैं, ठीक है। तो वही आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है, ठीक है। राज्य मतलब वो प्योर जो राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे उसमें आता है ना कि जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इससे उसका कोई संबंध नहीं है। राज्य मतलब यहाँ पे ये इससे लिया गया है कि जिस भी गवर्नमेंट बॉडी को या कोई भी बॉडी हो मतलब गवर्नमेंट का, अगर जो उसे अधिकार लेने का या एक तरह से निर्देश देने का अधिकार है तो वो राज्य के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और भी जो भी गवर्नमेंट के भाग हैं ये सब के सब क्या आएंगे, राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसी के में राज्य को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 13 देखें तो आर्टिकल 13 में चूँकि 3 प्रावधान है, तो मोटा मोटी ये है कि अगर जो संसद कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, निष्कर्ष हो जाएगी, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में है कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। तो खैर आगे देखते हैं इसी में क्या है। आर्टिकल 14 कह रहा है कि कानून के समझ समानता तथा कानूनों की समान सुरक्षा, कानून की समझ समानता तथा कानूनों की समान सुरक्षा। तो ये कानून के समझ जो समानता है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहने इसका तात्पर्य ये था कि कोई भी व्यक्ति कानूनों से परे नहीं है, सभी व्यक्ति एक समान हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कानूनों की समान सुरक्षा है, इसमें थोड़ा ये शब्द जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और इसका मतलब ये होता है कि अगर जो देखिए कोई भी और जो सबके लिए एक समान कानून रहेगा तो एक तरह से वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो किसी के लिए भी मतलब किसी के लिए एक तरह से न्यायपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि अगर सभी के लिए समान कानून और जो बना दिया जाए, जैसे कि अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए एक समान कानून बना दिया जाए, तो ये किसी भी लोकतंत्रवादी देश में ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि गरीबों के लिए कुछ अलग राज्य कानून बना सकती है, कानूनों की समान सुरक्षा, मतलब कहने का मतलब उसको गरीबों के लिए कुछ अलग राज्य क्या चाहे तो कानून बना सकती है, और कहने का मतलब ये है।
आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अर्थात इन सभी आधारों पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 देखिए कि लोक सेवाओं में समान अवसर का अधिकार, अर्थात सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार। इसी में 16(2) कह रहा है कि राज्य रोजगार में भेदभाव का निषेध, फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसमें क्या क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। उसी में अनुच्छेद 17 देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण एक सीधे सीधे आर्टिकल पूछा है। इसमें कह रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 18 कि उपाधियों का उन्मूलन, अर्थात सैनिक व शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर, मतलब किसी भी प्रकार की उपाधियों नहीं दी जाएंगी, केवल सैनिक और शैक्षिक क्षेत्रों में उपाधियाँ दिए जा सकते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 15(4) व 16(4). इसमें कहा है कि पिछड़े वर्गों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान किया गया है। और इसके बाद से स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल मतलब 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है, और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 19 से 22 है। तो इसी में अनुच्छेद 19 कहता है कि केवल नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। हम लोग ऊपर देखे हैं कि जो 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल थे केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो उसी में कह रहा है कि उसी के लिए मतलब वही कह रहा है कि केवल नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं। देखिए ये स्वतंत्रता के अधिकार में भी आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं दिए गए हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्र सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास बसने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी भारत के देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आवागमन मतलब कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, और पेशे व व्यवसाय का चुनाव, मतलब किसी भी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। ये हालांकि इसमें भी कुछ जो अपवाद स्वरूप हैं, जैसे कि जो व्यवसाय करने का चुनाव था, जो हम चाहें कि गांजा का व्यवसाय कर ले, दारू का व्यवसाय कर ले, शराब का व्यवसाय कर ले, तो ये नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप हैं। गवर्नमेंट चाहे तो लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत इस पर मतलब पाबंदी लगा सकते हैं। और इसी में अपवाद स्वरूप देखिए कह रहा है कि विदेशी व्यक्ति अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, प्रेस की स्वतंत्रता को किसी अलग आर्टिकल में नहीं दिया गया है, ये आर्टिकल 19 में ही इसको परिभाषित किया गया है। और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल 19 में ही दिया गया है। और निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी, ये भी किस में है, तो आर्टिकल 19 में ही है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देखिए ये इसके जो शब्द होते हैं ना काफ़ी थोड़ा लेंदी होते हैं, लेकिन एक तरह मैं समझा देता हूँ कि इसके आर्टिकल 20 का मतलब क्या हुआ। इसमें कह रहा है कि कोई भी उपयुक्त अपराध विरोधी विधि नहीं है, कोई दैव अपराध नहीं है, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार है। तो पहला देखिए इसमें भाग 1 चूँकि नहीं दिया है, 20(1) इसमें नहीं दिया है, सीधे 20(2) दे दिया है। तो 20(1) कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कहाँ गया, अपराध उपयुक्त अपराध विरोधी विधि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर जो कोई व्यक्ति ने कोई काम कर रहा है, अगर जो मान लीजिए मान लीजिए किसी ने कोई काम कर दिया और उस संविधान में या कानून में उसके किए गए कृत्य के लिए कोई सज़ा नहीं, या उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध के श्रेणी में नहीं आता है, तो ये नहीं कि और जो कार्य कर दिया तो 1 महीने बाद और जो उस पर कोई कानून बना दिया जाए और उसके अंतर्गत उसको सज़ा दी जाए कि 1 महीना पहले तुम ये काम किए थे तो इसके लिए अब तुम्हें कानून बन गया तो अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो कोई काम कर रहा है, कृत्य कर रहा है, तो अगर जो उस कार्य करने के दौरान और जो उसके सज़ा का प्रावधान है तभी सज़ा दिया जाएगा, न कि बाद में कोई कानून बनाकर। तो सीधे सीधे सिंपल इसका मतलब यही हुआ। और दूसरा इसमें द्वैध अपराध मतलब कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर जो कोई अपराध कर दिया है तो उसको केवल 1 बार ही सज़ा दी जाएगी, न कि 2 बार। और जो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो अगर जो उसको 7 साल की सज़ा हो जा रही है तो सज़ा काट के आ रहा है, तो पुनः उस पर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा कि तुमने 1 बार मर्डर कर दिया था तो पुनः तुम्हें सज़ा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार का ही सज़ा दिया जा सकता है। हालाँकि इसके भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी पेशा नौकरी वाला आदमी है और उसको कोई कृत्य ऐसा कर दिया तो उसको जेल हो गया 10 सालों के लिए, 20-15 सालों के लिए, और वो सरकारी नौकरी में है। तो अगर सरकारी नौकरी में आने के बाद से कहे कि मुझे सरकारी वो जो हमारा नौकरी था, मतलब मेरा जो सर्विस था वो मुझे चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो अपवाद स्वरूप होता है
कि एक तरह से दंडात्मक कार्य वहाँ पे किया जा सकता है, उसको मतलब उसको सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है, तो वो द्वैध अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला है कि आत्म आरोप न करने का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध किया है तो उसको मतलब वो मजबूरन उसको मतलब उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, या मतलब तुम अपने विरुद्ध ही कोई मतलब अपने विरुद्ध ही साक्ष्य उपलब्ध कराओ या अपने विरुद्ध तुम मान लो, तो ये उस किसी पे भी दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 21 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कहा दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय इसे विस्तारित किया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, लेकिन समय समय पर उच्चतम न्यायालय इस पे कुछ अपना मतलब निर्णय दिया गया तो इसमें जोड़ते गया गया है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार, और ये मूलभूत अधिकार है गोपनीयता का अधिकार भी, और ये न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी निर्णय 2017 में दिया गया था। अगला इसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में ही अगर कोई व्यक्ति और जो अपने पसंद से किसी स्त्री या पुरुष से शादी करना चाह रहा है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो कर सकता है। ये लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में दिया गया था। आगे का अनुच्छेद 21 में शामिल उदाहरण क्या क्या है और कुछ और प्रावधान इसमें, जैसे चिकित्सा सहायता, और ये किस वाद में आता है तो परमा कटारा 1989 में, और स्वच्छ पर्यावरण ये सुभाष कुमार 1991 में, और यौन उत्पीड़न से मुक्ति ये विशाखावाद में आया था जो कि 1997 में आया था। आगे इसमें कह रहा है कि न्याय सिद्धांत या नियम पूर्वक प्रक्रिया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो देखिए यह अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, और जो 44वें संविधान संशोधन के बाद कहा गया है कि कुछ अधिकार जो हैं आर्टिकल 21 ये मतलब अपवाद क्या कहते हैं कि मतलब आपातकाल के दौरान भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगले इसमें आवास का अधिकार, राइट टू शेल्टर, ये आर्टिकल 21 में आता है। विदेशी यात्रा का अधिकार सुरक्षित है, ये आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 19 में हम लोग देखें हैं कि कहीं भी घूमने फिरने का, ये देश के भीतर की बातें कर रहा है, और ये 21 में कह रहा है विदेशी यात्रा का अधिकार। फिर मरण का अधिकार इसी के अंतर्गत है, हालांकि इस पर काफ़ी कुछ विवाद है, लेकिन ये मरण का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 21A, तो अनुच्छेद 21A को शिक्षा का अधिकार कहा जाता है, और ये 6 से 14 वर्ष के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब शिक्षा का उपलब्ध कराने के बारे में बताता है। और इसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, और ये RT अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। और अगला कह रहा है कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 में निःशुल्क शिक्षा पर मान्यता दिया गया था, और ये 1 अप्रैल 2010 से ये मौलिक अधिकार बन गया था। आगे इसी में कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार क्या कर रहा है भाई, तो इस शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है मौलिक अधिकार दोनों है। शिक्षा का अधिकार जो है मानवाधिकार है मौलिक अधिकार दोनों है। मौलिक अधिकार तो देखेंगे कि मानवाधिकार वो होता है ना कि मनुष्य होने के नाते हमें जो अधिकार चाहिए वो एक तरह से मानवाधिकार कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए स्वच्छ जल का, या कहीं अच्छे घूमने फिरने का, और पढ़ना, भाई मानव है तो पढ़ने का अधिकार तो होना चाहिए, तो ये मानवाधिकार के अंतर्गत भी आता है। आगे अनुच्छेद 22, तो इसमें गिरफ्तारी निरोध पर संरक्षण दिया है। किसी भी व्यक्ति को देखिए गिरफ्तारी 2 कारणों से किया जाता है, एक तो एक अपराध करने के बाद किया जाता है, एक अपराध करने से पहले किया जाता है। तो इसमें निरोध संरक्षण पर और गिरफ्तारी दिया दोनों में। तो देखिए गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 22 के अंतर्गत। और 22(1) में कहता है गिरफ्तारी की सूचना तथा वकील के साथ संपर्क का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको गिरफ्तारी की सूचना देना, मतलब अपने किसी व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार है, और उसे वकील रखने का भी अधिकार है। और इसी में 22(2) कहता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का अधिकार होना चाहिए। हालांकि ये 24 घंटे जो होता है ना, सफ़र जो रास्ते में जो जाने आने का टाइम होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है 24 घंटा, ठीक है। और उसी में 22(3) में कह रहा है कि अपवाद शत्रु पात्र तथा निवारक रोकथाम प्रतिदिन के मामले में, कहने मतलब जो निवारक निरोध के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, आर्टिकल 20(4) में दिया है कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 महीना। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मतलब ये सब अधिकार, ऊपर के जो अधिकार है 3, ये अधिकार उनको नहीं मिलेंगे।
और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया, मतलब 3 माह तक उसको कोई बेल नहीं मिलेगा। और उसको कानून के द्वारा अगर बढ़ाना हो तो एक समिति के द्वारा समिति गठित करके उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला इसमें कि अनुच्छेद 23-24 क्या है, इसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 क्या है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी तथा जबरन श्रम पर निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोजगार व निषिद्ध। कहने मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, ये पूर्ण रूप से कानूनन अपराध है। उसके बाद इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये 1976 में पारित किया गया था। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद अब 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में कह रहा है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म का पालन, प्रचार प्रसार तथा धर्म का अभ्यास। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा से उसको जो धर्म चाहे मानना चाहे मान सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन हाँ, इसी के अंतर्गत वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि धर्मानांतरण, तो किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। और इसमें जो दिया है इसी के अंतर्गत परिभाषित किया गया, हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है। और हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी सम्मिलित माने जा सकते हैं। एक प्रश्न यही पूछा है पीसीएस में कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें दिया था सिख, जैन, बौद्ध और एक पारसी भी दे दिया था। क्या, पारसी। तो पारसी जो है सिख धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऑप्शन वही हो जाता। तो खैर आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। और आगे कह रहा है कि इनमें सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार भी शामिल है। तो देखिए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसी के अंतर्गत देखो, आप सिखों को देखे होंगे जो पगड़ी पहने रहते हैं, वो इसी के अंतर्गत उनको मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, वो पहन सकते हैं कहीं भी। अगला कह रहा है राज्य सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है। राज्य और जो सामाजिक कानून के लिए चाहे जो अधिकार मतलब अधिकारों से बढ़ाने के लिए, तो उस पर कानून बना सकता है। फिर आर्टिकल अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता इस पर। और आगे कह रहा है कि इस पर प्रतिबंध लग सकते हैं यदि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो कहना मतलब कोई भी अधिकार जो है ये पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है, उस पर कोई न कोई पाबंदी लगाया जा सकता है अगर जो लगे कि मतलब आम जनता के लिए, भलाई के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। जो हमें अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार मिलते हैं, वही आर्टिकल 26 के अंतर्गत एक तरह से कहा जाए तो किसी ग्रुप को या समूह को मिलता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 27, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसमें कह रहा है किसी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कर भुगतान का अनिवार्य बनाना निषिद्ध। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के लिए जबरदस्ती किसी को मतलब कर देने का या पैसा वसूलने का धर्म के नाम पर किसी को अधिकार नहीं है। फिर अनुच्छेद 28 कह रहा है कि राज्य विद्यालयों में धार्मिक निर्देश देने से स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक निर्देशों में भाग न लेने का अधिकार। कहने का मतलब इसका ये है कि राज्य के द्वारा कोई मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी गौरव कॉलेज हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 व 30 जो है ये सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों के लिए मान दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, और इसमें कोई भी नागरिक वर्ग जो विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखता है उसका संरक्षण करने का अधिकार रखता है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 30 का कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना व संचालित करने का अधिकार है। और यहीं पर अनुच्छेद 32 आ जाइए तो अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार था, तो उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, तो वो अब मूल मतलब इसमें नहीं है। और अनुच्छेद 32 का है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में अम्बेडकर जी ने कहा था कि इसे संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा अम्बेडकर जी ने इसको कहा था। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष संवैधानिक राहत जैसे रीट आदेश मतलब रीट जो है जारी करने का अधिकार है। और ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, और 226 कितना, तो 226 देखें तो ये उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया। और कौन कौन से रीट होते हैं उसको हम लोग देख लें तो इसमें कह रहा है हैबियस कार्पस, अर्थात व्यक्ति को प्रस्तुत करो, व्यक्ति को प्रस्तुत करो, हैबियस कार्पस। इसका ये मतलब हुआ कि अवैध निरुद्धि अर्थात इलीगल डिटेंशन, किसी को मतलब इलीगल डिटेंशन किया गया है तो मुक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संरक्षक है। उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जा सकता है ये।
अगला कह रहा है मैंडेमस। तो मैंडेमस देखिए किसमें कह देते हैं, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब हुआ वी कमांड, परमादेश जिसको भी कहते हैं। तो नाले द्वारा किसी प्राधिकरण लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए हेतु आदेश दिया जा सकता है। और कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक पद पर है और वो अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करता है तो न्यायालय के द्वारा उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए कहा जा सकता है। अगला है प्रोहिबिशन। तो इसे क्या कहते हैं, रोकना। तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी निचली न्यायालय अधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट भी करता है उच्च अपने मतलब निचले अदालतों में। तो कहने का मतलब कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई न काम करे। और क्या अगला का है सर्टियोरा, जिसे हम लोग प्रमाणित होना या सूचित करना भी कहा जाता है। और ये उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय, हालांकि इसमें उच्चतम न्यायालय नहीं जोड़ा गया लेकिन उच्चतम न्यायालय भी होगा, अधिकरण व आदेश का रद्द कर सकता है तथा मामलों को स्थानांतरित भी कर सकता है। और इसे पोस्टमार्टम रेट भी कहते हैं, इसी को पोस्टमार्टम रेट भी कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है को वारंटो। क्या है को वारंटो, अर्थात को वारंटो मतलब किस अधिकार से। तो न्यायालय द्वारा यह जांच करता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर किस वैधानिक अधिकार से बैठा है। तो इसमें इतना ही, हालांकि हमने कहा था कि 35 तक मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ इसके अपवाद स्वरूप भी हैं तो उनको ज़्यादा उतना कहने मतलब कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनको नहीं देखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।